फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है नरेंद्र मोदी की आक्रामक जनसंपर्क नीति के खतरे। सामान्य तौर पर जब हम लोग मीडिया में बात करते हैं और मीडिया के तहत उसके कंटेंट पर बात करते हैं तो हमारी बहुत ही सीमित राजनीतिक जो फ्रेज होते हैं, राजनीतिक सरलीकरण होते हैं, उन पर हमारी नजर होती है। नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है और नरेंद्र मोदी के साथ जो पूरा का पूरा गिरोह कैंपेन के तौर पर जो काम कर रहा है, उसका जो प्लस पॉइंट है वो ये कि साधारण लोगों में मीडिया के प्रति अवेयरनेस नहीं है, मीडिया के प्रति साक्षरता नहीं है, साइबर के प्रति अवेयरनेस नहीं है, साइबर के प्रति साक्षरता नहीं है। और ये जो साक्षरता का जो अभाव है, इस अभाव को नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में बात क्यों नहीं करनी चाहिए? नरेंद्र मोदी के गुण अवगुण दोनों पे बात करनी चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता, मैं नरेंद्र मोदी से कभी व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिला और मेरी कोई संभावना भी नहीं कि मैं कभी मिलूं। तो मैं उनके जो निजी जो गुण अवगुण है उनके बारे में तो नहीं जानता कि वो कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं, उनको गैस की बीमारी है, क्या उनको हार्ट अटैक है, या उनको जो है ब्लड प्रेशर है। मैं ये तमाम निजी चीजों के बारे में बात करने के लिए ये हमने लाइव शो नहीं रखा है। इस लाइव शो का जो पर्पज है वो ये कि नरेंद्र मोदी की जो पब्लिक रिलेशन और मीडिया से संबंधित जो नीतियां हैं, जो अप्रोच है, उसका मूल्यांकन किया जाए और आम पाठकों को उससे अवगत कराया जाए कि वो क्या है। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं जो आपके बीच में प्रोग्राम करता रहा, ये मैं क्यों स्पष्टीकरण दे रहा हूं, ये मैं बहुत साफ कहूं कि मैं प्रोपेगेंडा के लिहाज से मैं यहां प्रोग्राम नहीं करता। मुझे सरकार से भी लेना देना नहीं है, मुझे किसी कारपोरेट घराने से भी लेना देना नहीं है। मुझे भगवान की कृपा है मेरे ऊपर और मुझे किसी चीज की जरूरत थोड़ी है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की जनसंपर्क नीति क्या है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी इतने जनप्रिय हैं। मैं आपको बहुत ही मन की बात कहूं। मैं चाहता हूं, मैंने कई बार लिखा भी है और वो व्यंग भी है, वो वास्तविकता भी है कि नरेंद्र मोदी, मैं चाहता हूं कि वो 100 साल तक रहें और वो 100 साल तक प्रधानमंत्री रहें। शर्त सिर्फ एक है, एक बात हमारी वो मान लें, नरेंद्र मोदी हीरा हो जाएंगे। वो बात क्या है? बात यह है कि जब आप प्रधानमंत्री जैसे पद पर होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, जिसमें कि सैकड़ों जातियां, जनजातियां, सैकड़ों किस्म की कल्चर जिसमें जिंदा हो, बहुसांस्कृतिक, बहुसामाजिक, बहुधार्मिक बहुलताओं का जो देश हो, उस देश के प्रधानमंत्री बनने का एक बहुत बड़ा सम्मान का पद है ये। और ये अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी को इस बात का मौका दिया गया। वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके 2014 के बाद में फिर वो 2019 में फिर प्रधानमंत्री बने और वो बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए जो गुण होना चाहिए, वो क्या गुण होना चाहिए? प्रधानमंत्री का गुण यह होना चाहिए कि वह अपने को एक मानवीय प्राणी की तरह देखे। वो पॉलिटिकल वोट हो गया, उसके बाद में तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, आपको बहुमत मिल गया, आप सांसद बन गए, आप उसके बाद में प्रधानमंत्री बन गए, आपके पास में एक जिम्मेदारी की पोस्ट
संवैधानिक तौर पर आपके हवाले कर दी गई, तो एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठते हुए आपकी ये भूमिका बनती है कि आप अपने को एक मनुष्य की तरह, एक प्राणी की तरह देखें। मनुष्य की तरह और एक प्राणी की तरह देखने का अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री सभी किस्म के जो बंधन होते हैं, वो आइडियोलॉजी, दल, जाति, क्षेत्र, बोली, भाषा, ये तमाम किस्म के जो बैरियर हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व में होते हैं, इन सारे बैरियर्स को ब्रेक करे वो, और वो सिर्फ अपने को मनुष्य के तौर पर देखे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कद इसलिए बड़ा नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के नेता थे, उनका कद इसलिए बड़ा है क्योंकि वे जब कुर्सी पर बैठते थे तो उस कुर्सी की उन्होंने इज्जत एक मनुष्य के तौर पर रखी। प्रधानमंत्री का पद बहुत जिम्मेदारी का पद है, और इस पद पर बैठते समय मनुष्य की तरह सोचना और देखना बेहद जरूरी है। और मनुष्य की तरह सोचना और देखना तभी संभव है जबकि आप ये तमाम किस्म के जो बंधन है इनसे आप अपने को लिबरेट करें। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जो त्रासदी है वो ये कि नरेंद्र मोदी कुर्सी पर तो बैठ गए लेकिन वे इन बंधनों को तोड़ नहीं पाए। अभी भी समय है, नरेंद्र मोदी के पास में अभी भी एक चांस है, क्योंकि वे कुर्सी पर हैं, कि वे अपने को मनुष्य की तरह सोचें और देखें। वे भूल जाए कुछ देर के लिए कि वो गुजराती हैं, वो भूल जाए कुछ देर के लिए कि वो आरएसएस में रहे हैं, वो भूल जाए कुछ देर के लिए कि वे बीजेपी के टिकट पर चुने गए हैं। वे सिर्फ मनुष्य की तरह देखें और मनुष्य की तरह महसूस करें। प्रधानमंत्री का पद मनुष्य की तरह सोचने और मनुष्य की गरिमा की रक्षा करने का पद है, वो संवैधानिक पद नहीं है खाली। प्रधानमंत्री के दरवाजे सबके लिए खुले होंगे और प्रधानमंत्री के पास सबकी समस्याओं का समाधान होगा। प्रधानमंत्री के यहां से कोई वापस नहीं जाएगा बिना समाधान के। प्रधानमंत्री का पद कोई दलीय पद नहीं है, वो एक दल तो एक बहाना भर है। तो हमने उन्हें ऐसा राजनीतिक माहौल बनाया है कि प्रधानमंत्री जो है वो अपने को मनुष्य की तरह नहीं देखते। अगर लड़के प्रतिवाद कर रहे हैं, जनता प्रतिवाद कर रही है, तो आपको प्रतिवाद का वैसे ही सम्मान और आदर करना होगा जैसे मनुष्य करते हैं। अगर लोगों को तकलीफ है तो उनकी तकलीफ को महसूस करना होगा कि लोगों को तकलीफ है। अगर कोई मर गया है तो आपको महसूस करना होगा कि वो आपका मर गया है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज है जिस पर कि डिबेट होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के पद पर जो भी व्यक्ति बैठेगा उसे दल, जाति, विचारधारा, क्षेत्र, बोली, भाषा, इनके दायरों से अतिक्रमित होकर मनुष्य की आइडेंटिटी को अर्जित करना होगा। एक प्राणी की तरह देखना होगा, प्राणी जैसे फील करता है। अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी एक प्राणी की तरह, एक मनुष्य की तरह महसूस नहीं करते। प्रधानमंत्री तो हैं, वो बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं उस ताकत का करूंगा क्या? जिसके पास में मनुष्य का बोध ना हो, जिसके पास में मनुष्य की अनुभूति ना हो, मैं उस ताकत का करूंगा क्या? तो पूरी की पूरी जो मीडिया में जो जनसंपर्क नीति विकसित की गई है, वो विकसित की गई है प्रधानमंत्री के इस मानवीय चरित्र की हत्या करते हुए। नरेंद्र मोदी के बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन यह नहीं जान सकते कि नरेंद्र मोदी कैसे मानवीय मनुष्य हैं।
नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, नरेंद्र मोदी गाजर छीलते थे, नरेंद्र मोदी गरीब घर में पैदा हुए थे, नरेंद्र मोदी होल टाइमर थे आरएसएस के, नरेंद्र मोदी ने जीवन में कोई संपत्ति नहीं उठाई। अरे भाई, नरेंद्र मोदी के पास में कुछ नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास में क्या मनुष्य का मन और मनुष्य की दृष्टि थी या है? अभी भी समय है। मनुष्यता जो है वो अर्जित करनी पड़ती है। जन्मना कोई मनुष्य नहीं होता। अगर मानवीय समाज में किसी ने जन्म लिया है तो वो जन्मते ही मनुष्य नहीं हो जाएगा, उसे अर्जित संस्कार पैदा करने होते हैं, मनुष्य के संस्कार। तो भारत जहां के इतना विशाल जो है कैनवास है जातियों का, संस्कृतियों का, धर्म का, दर्शन का, वहां यह संभव है कि मैं ये कहूं कि मैं हिंदू धर्म का रक्षक हूं? यह संभव है कि मैं इस धर्म को नापसंद करता हूं? यह संभव है मैं कहूं कि मेरी तो आइडेंटिटी इससे बनती है कि मैं चाय बेचता था? नहीं, मेरी आइडेंटिटी इससे बनती है कि मैं मनुष्य हूं, और यह प्रूव करूं मैं व्यवहार में। किस रूप में देखा जाना चाहिए प्रधानमंत्री को? रोबोट की तरह? प्रधानमंत्री का पद रोबोट का पद नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक शक्तिशाली नेता, शक्तिशाली नेता के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं है। प्रधानमंत्री का मतलब है कि उसके पास में 140 करोड़ लोगों का दिल हो, और वो दिल तभी हो सकता है जबकि वह मनुष्य की तरह देखे और महसूस करे। और ये वो जगह है जहां से कि मुझे लगता है कि पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी की इमेज को डिकोड किया जाना चाहिए। हम में से जितने लोग हैं, वो चाहे, मैं अपनी लाइफ में अनेक लोगों से मिला हूं। मैं एक किस्सा सुना रहा हूं मैं आपको, और ये किस्सा बहुत जरूरी है। मैं राजीव गांधी से भी मिला हूं, मेरा कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं है। राजीव गांधी से मिलवाने के लिए एक कांग्रेस के सांसद, जिनको कि हमने सेतु बनाया, जब मैं जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, तो वो कांग्रेस के ट्रेड यूनियन के बहुत अच्छे नेता थे, तमिलनाडु से आते थे, नाम उनका जस्ट अभी भूल रहा हूं मैं। तो वो मिलवाने के लिए ले गए। अब वो सांसद हमारी बात सुनते रहते थे और हमारे लिए हेल्प भी करते थे बेचारे। वो जानते नहीं थे कि मैं एनएसयूआई में नहीं हूं। वही समझते थे कि फेडरेशन करता है तो राष्ट्रीय छात्र संगठन करता है, यूनियन करता है तो हमारे एनएसयूआई का ही होगा। तो उसने कहा कि मिलने आए कोई छात्र नेता आपसे। राजीव गांधी बड़े उत्साह से मिले, तो उन्होंने पूछा आप किस संगठन से? तो मैंने कहा कि मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूं और मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूं। तो उन्होंने पहले तो अपने सांसद से कहा कि आपको ये नहीं मालूम कि ये कांग्रेस के छात्र संगठन से नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संगठन से। फिर उन्होंने कहा अच्छा बताइए आपकी समस्या क्या है? और ये बात सारी हंस के हो रही है। क्यों? दिल किसका है ये? वो कांग्रेस का नेता, राजीव गांधी कांग्रेस का नेता, और मिलवाने कौन व्यक्ति ले गया? दूसरा व्यक्ति जो था जो ले गया प्रोफेसर शिवतोष मुखर्जी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी को और कम्युनिस्टों को एकदम पसंद नहीं करते थे, और साइंस के बहुत बड़े प्रोफेसर थे जेएनयू में, लाइफ साइंस के। साइंस स्कूल में बहुत बड़े प्रोफेसर थे, नामी प्रोफेसर थे, और उनकी गांधी परिवार में गुरु की तरह इज्जत थी। उनको बताना नहीं होता था, उनके नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता था, वो सीधे अंदर जाते थे। वो लेके गए, क्योंकि उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्यार करते थे मुझे। जब मैं एक ऐसे ही स्टूडेंट मूवमेंट के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में क्राइसिस में था और कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तो हमें लगा कि प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए हमें। पीएन श्रीवास्तव, जो उनके एकदम गुर्गे की तरह काम कर रहे थे और बहुत ही नोटोरियस वाइस चांसलर था उस जमाने में, ये 84-85 की बात बता रहा हूं मैं आपको। और मुझसे इलेक्शन में जो व्यक्ति हारा था वह राजीव गांधी का प्रिय पात्र था,
अभी जो वित्त मंत्री हुआ करते हैं उनके स्वामी पतिदेव। लेकिन राजीव गांधी का जो स्टैंड पॉइंट था वो ये था कि ये जो बच्चे आए हैं हमारे पास में, ये नौजवान लड़के आए हैं हमारे पास में, ये जो कह रहे हैं इसे मानो। वाइस चांसलर अड़ा हुआ तो नहीं मानेंगे, राजीव गांधी को नहीं मानना पड़ेगा, समाधान खोजो इसका। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो बैठता है उसकी जिम्मेदारी क्या है? कि उसकी जिम्मेदारी है कि उसके पास में मनुष्य का सा दिल होना चाहिए, आइडियोलॉजी नहीं, दलीय विचारधारा नहीं। संयोग की बात है कि मुझे बाद में कभी किसी कांग्रेसी से मिलने का मौका नहीं मिला। बहुत तेज आंदोलन चल रहा था उस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। 3 महीने तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रैक्टिकली एकेडमिक्स डिसरप्ट थी वहां। मैं क्यों इस बात को रेखांकित कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री कुर्सी पर जो बैठता है उसके पास में मनुष्य का दिल और मनुष्य का मन होना चाहिए। सिर्फ दलीय दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की रक्षा आप नहीं कर सकते। तो नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये कि नरेंद्र मोदी ने जो अपना जो व्यक्तित्व विकसित किया है, कैंपेन के जरिए जो अपना व्यक्तित्व प्रचारित किया है, उसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष गायब है। वो महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वे अपने को मनुष्य की तरह देखते नहीं और मनुष्य की तरह महसूस नहीं करते। वो कद्दावर प्रधानमंत्री की तरह, एक ताकतवर प्रधानमंत्री की तरह अपने को देखते हैं, जो कि कोई जरूरत नहीं है उसकी, उस प्रचार की भी कोई जरूरत नहीं है। जब आप एक ताकतवर प्रधानमंत्री की इमेज और एक वैचारिक प्रतिनिधि के तौर पर, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या बीजेपी के विचारधारात्मक आइकॉन की तरह अपनी इमेज को लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, तो सारे देश में कौन सी चीज फैलेगी? सारे देश में क्या सद्भाव फैलेगा या विभाजन फैलेगा? सारे देश में विभाजन फैलेगा। प्रधानमंत्री का पद गरिमा का पद है और ये गरिमा का पद आइडियोलॉजी का पद नहीं है। तो प्रधानमंत्री की पूरी की जो कैंपेन रणनीति और उसमें जो आइकॉन जो निर्मित हुआ है वो ये है कि एक बहुत ताकतवर नेता, एक ऐसा नेता जो हिंदुत्व की रक्षा कर सकता है, एक ऐसा नेता जो हिंदू राष्ट्र को संभव बना सकता है। ये जो इमेज है ये बहुत ही खतरनाक इमेज है और इस इमेज की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, क्योंकि मुझे एक मानवीय, एक मनुष्य प्रधानमंत्री चाहिए। जो बात मैं अभी नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहा हूं वह बात मैं किसी के भी बारे में कह सकता हूं, क्योंकि वहां जो भी बैठेगा उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने को मनुष्य की तरह पेश करे। तो नरेंद्र मोदी का जो पूरा कैंपेन है वो किस तरह कैंपेन है? उसमें एक ताकतवर नेता की इमेज प्रोजेक्ट की गई, एक अच्छे मनुष्य की इमेज प्रोजेक्ट नहीं की गई। और जब आप एक अच्छे मनुष्य की इमेज प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे मनुष्य की तरह आचरण कैसे करेंगे? और यह बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जैसे मैंने कहा, मैं तो चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी 100 साल तक रहें, वो दीर्घायु हों, उनका हर क्षण प्रधानमंत्री कुर्सी पर गुजरे, लेकिन वे अपने को मनुष्य तो बनाएं, वे मनुष्य की तरह फील तो करें। अगर आप मनुष्य की तरह फील नहीं कर सकते तो आप प्रधानमंत्री कुर्सी के योग्य नहीं है, नहीं है। आप कुछ और कर लीजिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के योग्य नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का भविष्य आपके हाथ में सुरक्षित है। तो प्रधानमंत्री की पहली भूमिका क्या होती है कि वो मनुष्य की तरह देखें और मनुष्य की तरह सोचें। वो
पीएम की तरह देखें और पीएम की तरह ना सोचें प्लीज। पीएम का काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तंत्र में बहुत जगह है पीएम के लिए। अब जैसे बहुत ही सिंपल सी चीज है जिसको कि वो कई बार कह चुके हैं, वो कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम का तो कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों ने दिया है, भारत ने दिया है सारी दुनिया को। अरे वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट अगर सारी दुनिया को हमने दिया है तो क्या हम सारी दुनिया में को हम मनुष्य की तरह देखते हैं और मनुष्य सारी दुनिया के मनुष्यों में से एक मनुष्य की तरह अपने को देखते हैं? आप तो कहते हैं हम तो किसी से प्रभावित नहीं होते, हम किसी का असर नहीं मानेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। अगर वसुधैव कुटुंबकम का हिस्सा और वसुधैव कुटुंबकम का नारा भारत का नारा है जैसा कि है, तो प्रधानमंत्री का दूसरा कदम यह होना चाहिए कि वे अपने को विश्व परिवार की तरह सोचें और महसूस करें। वो अनूठे और बिरल नहीं है, वो विश्व परिवार का हिस्सा है। अगर दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी घटेगा, आज की स्थिति यह है कि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी घटना घटती है उसका असर सारी दुनिया पर पड़ता है। आप बच नहीं सकते उससे, लेकिन आप इसे फील करके आप इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जब आप अपने को विश्व परिवार का हिस्सा मानेंगे तो आप तो अपने को विश्व परिवार का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन पर उपदेश कुशल होते रहे दूसरों को उपदेश देने के लिए कि वसुधैव कुटुंबकम का तो हमारे यहां जन्म हुआ था। तो प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है, लेकिन एक वह मनुष्य का पद भी है। वह एक अव्वल दर्जे के मनुष्य और मानवीय अनुभूति और मानवीय आचरण की डिमांड करता है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी इस मामले में 100 में से उन्हें 5 नंबर भी नहीं मिलते। आप सोचिए, जो मैंने उदाहरण दिया मैं जानबूझ के दिया, राजीव गांधी का बिल्कुल दायां हाथ था वो व्यक्ति जिसने, जो कि वाइस चांसलर हुआ करता था 84-85 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जिसने कि एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, पीएन श्रीवास्तव। और उसके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने घूस भर दिया था, उसकी हालत खराब थी। लेकिन इसके बावजूद राजीव गांधी का स्टैंड यही था कि ये जो विद्यार्थी आए हैं, ये जो कह रहे हैं, इनकी बात मानो। और उसको अंततः बात माननी पड़ी हमारी। क्यों मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं? आपके दरवाजे पर हजारों किसान बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। 250 से अधिक लोग मर चुके हैं उसमें से किसान आंदोलन करते हुए। आपने एक क्षण के लिए भी मानवीय भावना का प्रदर्शन नहीं किया। आप हमेशा सिर्फ अपने आइडियोलॉजी, एक ताकतवर नेता की इमेज जो पिघलेगा नहीं। मनुष्य हो तुम, रोबोट नहीं हो। अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी ने अपने को मनुष्य के बजाय रोबोट में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी बटन किसी और के पास है। तो मुझे अगर एक नई दुनिया बनानी है, भारत में लोकतंत्र को बचाना है, तो मुझे एक ऐसे लोकतंत्र की जरूरत है जिसमें कि जो प्रधानमंत्री के पद पर व्यक्ति हो उसका मनुष्य की कैटेगरी के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हम जानते ही नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हम लोग? हमको क्यों नहीं ये फीलिंग होती कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह व्यवहार कर सकते हैं? क्योंकि हमने नरेंद्र मोदी को कभी किसी दुख सुख में एक अच्छे मनुष्य की तरह मानवीय व्यवहार करते हुए नहीं देखा।
क्या जरूरत है हमारी? नई जो कैंपेन रणनीति, जो आक्रामक जो रणनीति जो नरेंद्र मोदी ने एडॉप्ट की, जिसके तहत पिछले 7 साल से हम लोग तरह तरह की चीजें सुन रहे हैं, झेल रहे हैं। मैंने तो टेलीविजन प्रैक्टिकली जब से नरेंद्र मोदी आए सत्ता में, उसके पहले से ही मैंने बंद कर दिया था। मैं अब टेलीविजन एकदम नहीं देखता। नरेंद्र मोदी को वोट किस बात के लिए मिले? नरेंद्र मोदी को वोट इस बात के लिए मिला कि वे लोकतंत्र को समृद्ध करेंगे। लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए ये तो ठीक है कि नरेंद्र मोदी को बहुमत मिल गया। लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए यह भी ठीक है कि बीजेपी को सबसे अधिक चंदा मिल गया। फाइन। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या पिछले 7 साल में लोकतंत्र के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन भी खर्च किए? तो लोकतंत्र विकसित कहां से होगा? लोकतंत्र का विस्तार कैसे होगा? हर क्षेत्र में पिछले 7 साल में हर क्षेत्र में लोकतंत्र का विकास होता है संसाधनों के निवेश से। लोकतंत्र के विकास का रास्ता भाषण का रास्ता नहीं है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से हर दूसरे दिन भाषण देते हैं, भाषण की भूमिका है, लेकिन भाषण से ही लोकतंत्र का विकास नहीं होता। लोकतंत्र का विकास होता है कि वहां आप विभिन्न नीतियों के लिए, विभिन्न क्षेत्रों के लिए, विभिन्न समुदायों के लिए कितना संसाधन आप निवेश के लिए उपलब्ध कराते हैं। पिछले 7 साल का रिकॉर्ड है, हर क्षेत्र में संसाधनों में कटौती की गई है। जब संसाधनों में कटौती की जाएगी तो लोकतंत्र तो संकुचित होगा। उसका क्लाइमेक्स है कल जो सोशल मीडिया को लेके जो रेगुलेशंस, नई नीति के पत्र जारी किए गए, उन पर मैं बाद में बात करूंगा, मैं किसी दिन अलग से। आप लोकतंत्र के या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के या लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के विस्तार के पक्ष में नहीं है, बल्कि संकुचन के पक्ष में उसे कैसे सीमित किया जाए। लोकतंत्र का विकास होता है जब आप नीतियों के लिए संसाधनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं, निवेश करते हैं। लोकतंत्र निवेश पर निर्भर करता है। लोकतंत्र जो है भाषण पर डिपेंड नहीं करता। आपका कितना अच्छा भाषण है, इससे लोकतंत्र का विकास नहीं होगा। लिस्ट बनाई जानी चाहिए पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी के आने के बाद पूरे देश में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स कितने खुले, हॉस्पिटल कितने खुले, सरकारी क्षेत्र में कितने स्कूल और कॉलेज खुले। स्थिति एकदम अपोजिट है। लगातार डिक्लाइन हो रहा है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सुरक्षा में, हर क्षेत्र में डिक्लाइन है। और अब तो नौकरियों के भी बिल्कुल दिवाला पड़ चुका है। पहले थोड़ी बहुत संभावनाएं भी थी, अब तो संभावनाएं भी अरे जब आप सारी चीजों का आप निजीकरण कर देंगे तो नौकरियां तो वैसे ही खत्म। मैं निजीकरण के विरोध में नहीं हूं। जहां जरूरत हो वहां निजीकरण किया जाना चाहिए, लेकिन अब मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि दिल्ली में अगर आप आए कभी तो आप देखिए कि दिल्ली में एक मेट्रो लाइन है जो मेट्रो लाइन एयरपोर्ट से कनेक्ट करती है और बहुत अच्छी मेट्रो लाइन है। वो रिलायंस ग्रुप ने ही बनाई है। नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद खुद रिलायंस ग्रुप ने, जो कि बहुत महंगी टिकट चलती थी उसमें मेट्रो की, रिलायंस ग्रुप ने वो मेट्रो
उसके प्रबंधन को छोड़ दिया, कहा कि हम नहीं संभाल सकते। सारी सुविधाएं दी गई कांग्रेस की तरफ से उनको सारी। सो अल्टीमेटली वो अपना पैसा जो लगा था उसको निकाल के ले गए। आपके पास में दिल्ली में जो श्रीधरन की बनाई हुई मेट्रो, जिस श्रीधरन को आपने बीजेपी में अभी घुसेड़ा है, जिसको आपका सबसे लाडला अंबानी ग्रुप चलाता था, उस मेट्रो की स्थिति है कि उससे विड्रॉ किया अंबानी ग्रुप ने कि हम नहीं चला सकते। अब आप ये अनुभव के बाद भी आप अब निजी क्षेत्र के लिए रेलवे को खोल रहे हैं, तो आपकी महानता ही कही जाएगी है। इसका मतलब यह है कि रेलवे में जो निवेश है वो नहीं करना चाहती कारपोरेट हाउसेस, वो खाली डिब्बे चलाना चाहती है और भाड़ा वसूलना चाहती हैं। दो बहुत ही क्लासिक केस हैं निजी निवेश के, एक दिल्ली की जो एयरपोर्ट वाली मेट्रो है और दूसरा है क्लासिक केस जो कि फेलियर साबित हुआ है, वह है टेलीकम्युनिकेशन का। टेलीकम्युनिकेशन का अभी तक 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का भाड़ा टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों का भारत सरकार वसूल नहीं कर पाई है। आपने तो स्पेक्ट्रम दिए उनको, तो आप जब संसाधनों का निवेश ही नहीं करेंगे ये निजी कंपनियां, तो फिर इनको निजी क्षेत्र को यह प्राथमिकता क्यों दी जा रही है कि सरकारी जो नवरत्न कंपनियां वे उनके हवाले कर दी जाएं? क्यों की जा रही हैं उनको? सो पहली चीज, लोकतंत्र का विकास किस पर आधारित है? लोकतंत्र का विकास आधारित है संसाधनों के निवेश पर। नरेंद्र मोदी संसाधनों का निवेश करने की बजाय संसाधनों को निजी क्षेत्र के हवाले कर रहे हैं। इसके बावजूद हवाले कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र इस मामले में पूरी तरह फेल हुआ है। दो क्लासिक एग्जाम्पल हैं उसके। तीसरा उदाहरण और दे रहा हूं मैं आपको। कोरोना पीरियड में यह चीज बुरी तरह से हाईलाइट हुई। जो निजी क्षेत्र में जमीन देकर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जमीन इस बिना पर दी गई कि वहां एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ मरीज वो गरीब लोग होंगे। वहां पर केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। क्या एक्सपीरियंस है हमारा? हमारा एक्सपीरियंस यह है कि जो गरीबों की जमीन जो प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल के लिए दी गई, उन जमीनों पर और उन हॉस्पिटल्स में गरीबों का इलाज कराने के लिए गरीबों की जान निकल जाती है। कहीं 25%, कहीं 30%, कहीं 20% सीटें फिक्स है कि इतने लोगों को आपको इलाज फ्री करना होगा। तो सामान्य सा अभी कोरोना पीरियड में जब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कोरोना से प्रभावित लोगों को, जो कि जिनके पास पैसे नहीं थे, जो झोपड़ी में रहते थे, उन लोगों का ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। कोरोना से प्रभावित उन लोगों का ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया जो केंद्र सरकार के कर्मचारी थे, जो सीजीएचएस की सुविधा के तहत सब्सिडीज के आधार पर अपना इलाज करा सकते थे। उनके तमाम किस्में टेस्ट, चेकअप, डॉक्टर की मदद, ये सब बंद कर दी उन्होंने। ये तो अभी का एक्सपीरियंस है। तो नरेंद्र मोदी ये जो पूरा कैंपेन उन्होंने जो डेवलपमेंट का कैंपेन शुरू किया, उस डेवलपमेंट के कैंपेन में जिसमें निजी क्षेत्र बहुत ही प्राथमिक है, उसकी जो अनुभव है, उस अनुभव को तो काउंट किया जाना चाहिए। कि अनुभव यह है कि मेडिकल क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लोगों ने गरीबों को, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उन लोगों को इलाज की सुविधा नहीं दी, लेकिन आपने जमीन दी, उन्होंने सुविधा नहीं दी। क्यों ये सारी बातें उठाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जरूरत इस बात की है कि आपने जो कैंपेन किया है, नरेंद्र मोदी की पूरी जनसंपर्क नीति जो कि मध्य वर्ग के जहन में उतार दी गई है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी विकास पुरुष है। विकास पुरुष का मतलब सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं,
भाषण नहीं। विकास पुरुष का मतलब यह है कि क्या लोकतंत्र से जुड़ी हुई जो नीतियां हैं उनके लिए संसाधनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया गया कि नहीं किया गया। हमारा यह अनुभव है पिछले 7 साल में विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो उत्खनन का हो, चाहे वो निर्माण का हो, चाहे वो सड़क निर्माण का हो, प्रत्येक क्षेत्र में निवेश में क्रमशः कटौती होती रही है, अभी भी हो रही है। और इसका परिणाम क्या निकला है? इस कटौती का परिणाम यह निकला है कि भारत में गरीबी बढ़ी है। लोकतंत्र का विकास हो, लोकतंत्र में संसाधनों का निवेश हो, विभिन्न नीतियों में क्रमशः संसाधनों का निवेश बढ़ता जाएगा तो गरीबी कम होगी। मनमोहन सिंह के टाइम पर हुई है, गरीबी कम हुई। एक बड़ा हिस्सा वो गरीबी के दायरे से बाहर निकाल के ऊपर लाने में, गरीबी रेखा के ऊपर लाने में मदद मिली। लेकिन आपने जो कटौतियां की, क्रमशः जो कटौतियां की, वो कटौतियों का परिणाम यह निकला कि अब जितने लोग निकाले गए थे वो लोग पुनः फिर गरीबी रेखा के नीचे चले गए। क्यों? क्योंकि वो कटौतियां की गई। ये खाली मैं नहीं चाहता कि लोग ये देखें कि नरेंद्र मोदी मूड और बीम्स के आधार पर काम करते हैं। नरेंद्र मोदी नीतियों के आधार पर काम करते हैं, और नीतियों की मुश्किल यह है कि नीतियों को संसाधन चाहिए। नीतियों का विकास तब संभव है जब संसाधन दिए जाएं। अच्छी नीति हो लेकिन संसाधन न हो तो क्या फायदा उसका। तो लोकतंत्र को अगर हमें देखना है कि नरेंद्र मोदी के बाद में, सत्ता में आने के बाद में लोकतंत्र फला फूला है या लोकतंत्र संकुचित हुआ है, तो कहां से देखेंगे? आप यहां से देखिए कि लोकतंत्र से जुड़ी हुई जो नीतियां हैं, उन नीतियों के लिए संसाधनों का जो आवंटन है वो क्रमशः बढ़ा है या घटा है। नरेंद्र मोदी के शासन में हर क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन घटा है, और यह बहुत खतरनाक चीज है। सारी मुसीबत की जड़ यही है। आज सारे देश में दुकानों में बंद रहा है, ट्रक ऑपरेटर्स ने ट्रक बंद रखे हैं। किसान तो अपने कह ही रहे हैं, ना किसान के हमसे बात नहीं की, और किसान विपणन के, कृषि विपणन से संबंधित 3 कानून बना दिए। व्यापारी क्या कह रहे हैं? व्यापारी कह रहे हैं कि जीएसटी जो 4 साल से लागू है, उस जीएसटी को लागू करने के बाद में 950 से अधिक संशोधन किए गए, और 950 से अधिक संशोधन करने के बावजूद व्यापारियों का उत्पीड़न खत्म नहीं हुआ, और व्यापारियों के पास में अपनी ग्रीवांस को दूर करने के लिए कोई विभागीय मैकेनिज्म नहीं है। 4 साल हो गए। अगर किसी व्यापारी को जीएसटी की वजह से परेशानी हो रही है और उसके साथ में अन्याय हुआ है, तो अब उसके लिए वो हाई कोर्ट जाए। आप एक साधारण सी चीज, एक नीचे मैकेनिज्म नहीं बना पाए, और जीएसटी पूरे देश में लागू हो गई, उसमें 950, अभी तो किसान कानून पर तो ये दर्जन भर 2 दर्जन संशोधन की बात कर रहे। अरे जीएसटी में तो 950 संशोधन लागू हो गए, लेकिन इसके बावजूद जीएसटी के जरिए व्यापारियों का उत्पीड़न खत्म नहीं हुआ। और उससे भी भयानक बात बता रहा हूं मैं आपको, जो आज व्यापारियों के संगठन का जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, जिसका एक अंश मैंने शेयर किया आपके लिए फेसबुक पर, उन्होंने कहा कि यह 950 संशोधन करते समय हमसे कोई सलाह ही नहीं ली गई। मैं सिर्फ उसमें इतना जोड़ना चाहता हूं, जीएसटी जब बनाया गया तो उस समय, बनाते समय भी किसी से सलाह नहीं ली गई। नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग यह है कि वो किसी से सलाह नहीं करते। लोकतंत्र में है वो, लेकिन वो सलाह नहीं करते। जिन व्यापारियों ने चंदा दिया, जिन व्यापारियों ने वोट दिया, जिन व्यापारियों ने कई दशक से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा कर रहे हैं, उन व्यापारियों के साथ में नरेंद्र मोदी का आचरण यह है कि उनके पास में अपनी जीएसटी संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए पिछले 4 साल में नरेंद्र मोदी को एक रिवर्सल मैकेनिज्म विभागीय स्तर पर स्टैब्लिश करने का मौका नहीं मिला।
4 साल हो गए। कितनी भयानक स्थिति है। क्यों है ये? क्योंकि आप रोबोट, एक मनुष्य की तरह नहीं है। आप रोबोट की तरह कुर्सी पर बैठे हैं। रोबोट तो सोचता नहीं है, रोबोट की फीलिंग नहीं होती। रोबोट तो उतना ही चलता है जितनी उसमें प्रोग्रामिंग की हुई है, जितनी उसमें बटन दबाई जाएंगे उतना ही चलेगा वो। ये सोचना चाहिए व्यापारियों को भी, जिन व्यापारियों ने दिल लगाकर आरएसएस के लिए काम किया, जिन मध्यवर्ग के लोगों ने दिल लगा के उनके लिए वोटिंग की, उनको भी सोचना चाहिए कि जब जीएसटी के डिस्प्यूट के समाधान के लिए कोई मैकेनिज्म 4 साल में यह सरकार नहीं बना पाई, तो आप क्या सोच रहे हैं कि यह सरकार भविष्य में बना पाएगी? नहीं बना पाएगी, क्योंकि सरकार के पास में मनुष्य का मन नहीं। जहां से मैंने बात शुरू की, नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये, उसके पास में मनुष्य का मन नहीं है। वो मनुष्य की दृष्टि से कुर्सी पर काम नहीं करते। तो मनुष्य की तरह अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप अपने लोगों के सुख दुख को भी महसूस नहीं कर सकते। किसानों में अधिकतर किसान जो बार बार कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। व्यापारियों में आप किसी से भी बात करिए, सारे व्यापारी एक तरह से यही कह रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। सिर्फ वो एक चीज भूल गए, वो उन्होंने एक ताकतवर नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। उन्होंने एक मनुष्य नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया था। जब आप ताकतवर नरेंद्र मोदी को वोट देंगे तो आप उसमें मनुष्य का दिल, मनुष्य का मन, मनुष्य का हृदय खोज नहीं सकते। और यही वह जगह जहां से कि हमें नरेंद्र मोदी को खोल के देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी की जो जनसंपर्क नीति है, जो बहुत ही एग्रेसिव है, उस एग्रेसिव नीति की खूबी यह है कि वो जिस समय कोई भी नीति लागू करते हैं तो वो लागू करते समय वे जिसे कहें कि सेल 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 वाले स्टाइल में लागू करते हैं। खरीदो खरीदो। उनके अंदर कोई परसुएशन का भाव नहीं है। उनकी किसी भी नीति के साथ में कोई संवाद का भाव नहीं है। उसकी जो पूरी की पूरी मार्केटिंग है, उसका जो पूरा का पूरा थ्रस्ट एरिया है, वो किस बात पर टिका हुआ है? सेल सेल। नरेंद्र मोदी को कहीं हस्तक्षेप करना होता है, जो सर्जिकल स्ट्राइक सो कॉल्ड, वो भी सेल। किसानों के लिए कानून बनाए, वो भी सेल। ये क्या मतलब ये राजनीति है ये, कि हर कदम, हर नीति, हर मीटिंग सिर्फ सेल। सेल के लिए प्रधानमंत्री का ऑफिस नहीं है, वो नीतियों के लिए है। प्रधानमंत्री का पद जो है वो इसलिए है कि वह सारे देश के बारे में सोचे, सेल के बारे में नहीं। तो सेल के जरिए जो पब्लिक रिलेशन पैदा किया गया, उस पब्लिक रिलेशन की सबसे बड़ी जो खतरनाक चीज है वो ये कि जिसको एक बात नहीं कर रहे लोग, पब्लिक रिलेशन जनता के हित में भी हो सकता है और पब्लिक रिलेशन जनता के खिलाफ भी हो सकता है। अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में जनसंपर्क की जिस नीति का इस्तेमाल किया वो जनता के हितों के खिलाफ किया। जनता के पक्ष में नहीं किया।